सभी भैयाओं को नमस्ते। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वादशी, विषय इतिहास, पाठ 2, प्रकरण मौर्य प्रशासन, गुप्त साम्राज्य व गुप्त शासकों के बारे में जानकारी अपन आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो क्रमांक 2। अब इसमें मौर्य साम्राज्य जो उसमें विशाल साम्राज्य था, उसमें कई मौर्य राजाओं ने शासन किया था। तो हर एक के राजाओं के शासन करने की प्रणाली और व्यवस्था पद्धति अलग थी। अब उसमें शासन की पद्धति क्या थी, शासन के किस प्रकार की प्रणालियां थी। वर्तमान में देखें, भारत के केंद्र शासन है तो जैसे प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, उसी प्रकार वहाँ हर एक काम को एक विभाग था और एक विभाग को काम सौंपा हुआ था और उस विभाग एक पद था। तो उसी प्रकार उसमें भी मौर्य काल के समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। पहला आता है केंद्रीय प्रशासन। अब इसमें केंद्रीय प्रशासन में अपना देखेंगे तो मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी हमारे को वहाँ मैक स्थिनीज की किताब इंडिका से मिलती है। इनके अलावा अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब है, उनसे मिलती है, और उस समय के तत्कालीन अभिलेख है, वहाँ से हमारे को जानकारी मिलती है कि भी मौर्य साम्राज्य उस प्रकार का उसमें शासन व्यवस्था कैसे थी। अब इसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं उनके चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। यानी परीक्षा होकर के ही उनके अधिकारियों की नियुक्तियां उन पदों पर होती थी और फिर वो आगे उन पदों पर जो संबंधित काम होता था वो करते थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा निम्नलिखित उस प्रकार, जैसे शुरुआत में केंद्रीय प्रशासन से प्रारंभ करते हैं, ऊपरी चोटी से। अब केंद्रीय प्रशासन में पहला आता है राजा। मौर्य साम्राज्य में शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु राजा स्वयं था। राजा महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता था तथा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के समस्त शक्तियां उसमें निहित थी। मंत्रिपरिषद जो राजा के हर काम में सहयोग करती थी। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, हर काम में सलाह देती थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति उनके वंश व योग्यता के आधार पर राजा स्वयं करता था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था, जिसमें उप सदस्य होते थे। अब आगे आता है अधिकारी। यानी मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और तीर्थ की संख्या 18 थी। ये चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी भी होते थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इन 27 अध्यक्षकों का भी उल्लेख है जो चाणक्य ने किताब लिखी है। अध्यक्षकों के कार्य, उनका काम होता था वह राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे, जैसे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट, माप, कताई, बुनाई, वनों आदि का नियमन एवं नियंत्रण करते थे। उनके बाद आता है नगर प्रबंध। अब मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। जैसे अपने बाड़मेर जिले में नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये अलग अलग 94 ग्राम पंचायत है जो गांव के सारे व्यवस्थाओं को करती है। अब उसी प्रकार नगर शासन के लिए एक सभा होती थी अर्थशास्त्र के अनुसार, जिसका प्रमुख नागरिक वह नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। मैक स्थिनीज ने अपनी किताब इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों के 6 समितियों का उसने उल्लेख किया है। एक समिति में 5 सदस्य और नगर परिषद में कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। 6 समितियां हैं और उनके कार्य। प्रथम समिति उन्होंने मानी है, उसमें उनका काम होता था उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना, उनको व्यवस्थित करवाना। दूसरी समिति का काम होता था विदेशियों का देखरेख। तीसरी समिति का काम जन्म मरण का लेखा जोखा, जनगणना करना। चतुर्थ समिति, इनका काम होता था व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य। पंचम समिति, इनका काम होता था निर्मित वस्तुओं की बिक्री का निरीक्षण करना व
छठी समिति, उनका काम होता था बिक्री कर वसूल करना। ये 6 समितियों का काम बताया है। हर एक समिति में 5 लोग होते थे। ये मैक स्टनिस की किताब इंडिका में उल्लेख है। अब उसके बाद आता है सेना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मौर्य साम्राज्य की सेना के संगठन हेतु पृथक यानी अलग से सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यहाँ भी 6 समिति है और इसमें 5 सदस्य। ये समितियां सेना के 6 विभागों की देखरेख करती थी, यानी हर समिति को एक अलग विभाग दिया हुआ था और उनका वो काम को ईमानदारी से करती थी। सेना की 6 शाखाएं थी, जैसे पैदल, अश्विन घोड़ों की सेना, हाथी की सेना, रथ, यातायात और नौसेना। अर्थशास्त्र जो कोटलिन लिखी है, इनमें चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया है। यानी जैसे वर्तमान में अभी कमांडो बोलते हैं, स्पेशल कमांडो। युद्ध में सेना का नेतृत्व नायक करता था। गुप्तचर व्यवस्था, जिसको अभी वर्तमान में अपन सीबीआई बोलते हैं, रो बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार गुप्तचर व्यवस्था होती थी, जो हर एक सीआईडी के रूप में काम करती थी। गुप्त सूचनाएं ला करके देती थी राजा के पास। जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे, उन्हें गुप्तचर कहा जाता था। यानी इनका मंत्री से लगा करके आम जनता तक की निगरानी करना और राजा तक सूचना लाकर देना इनका काम होता था। जो गुप्तचर स्थायी रूप से एक जगह टिककर गुप्तचरी करते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। इनमें भी 2 प्रकार के थे, एक स्थान पर, ठीक है ना। इनके कुछ सहायक सामग्री अभी मैंने आपको पढ़ाया, इनके संबंधित कुछ सहायक सामग्री आपके सामने मैंने रखी है। आप समय निकाल करके और उसको आप पढ़ना, याद करना, कॉपी में करना। ये प्रांत का है, ये अर्थशास्त्र है, कोटलिन लिखा, और उसमें राजा का आदर्श उच्च होता था, प्रजा के सुख और सुखी और दुख में दुखी। प्रांत इकाइयों विभाजित और ग्रामांचल और नगरांचल की व्यवस्था। चोटी के नगर पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, ये तक्षशिला। राजधानी पाटलिपुत्र थी। विशेषता विशाल सेना। अब इनकी संख्या भी बता रखी है, 6 लाख। सैनिक 23,000, घोड़सवार 9,000, हाथी है, ठीक है ना, 3 गुना थी। अब हालांकि इसने चंद्रगुप्त ने अपने जो चाणक्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य राज्य को 5 मतलब 6 भागों में, इसके 7 में बांटा है। पहला राज्य, कोटले के सप्तांग सिद्धांत, राज्य, दूसरा राजा, मंत्री, चौथा मित्र, 5वां कर या कोष, 6ठा सेना, 7वां दुर्ग। ये 7 चीजें एक राज्य के लिए जरूरी है। एक राज्य होना चाहिए, उसका राजा होना चाहिए, राजा के पास मंत्री होना चाहिए, फिर मित्र होना चाहिए, फिर कर या कोष पैसे होने चाहिए, फिर उसके पास सेना होनी चाहिए और उसके पास दुर्ग भी होना चाहिए, तभी राज्य मजबूत रह सकता है। कितनी अच्छी सोच है, देखिए। फिर ये मैंने आप जो पढ़ाया है वो चीज़ इसमें लिखी हुई है। आप अपने, ये मैंने आपको अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए आपको लिखा है, समय निकाल करके इसको पढ़ना। ये पद है राजा, दूसरा सेनापति, नागरिक, मंत्री, सन्निधिता, अंतपाल, द्वारिक, पुरोहित, प्रस्ता, उपयुक्त, शून्यपाल पद, युवराज, परिषद, पौरव, व्यवहारिक, कार्मिक, कारमंत्रिक, अंतर्विषक, गोप, कर्णिक, नायक, प्रतिष्ठा, अध्यक्ष। ये सूची आप कॉपी में उतारना। सैन्य व्यवस्था का है, अलग से ये दिया है, आप इसको याद कर लेना, कॉपी में उतारना है। इसको प्रश्न आ सकता है, मौर्य साम्राज्य के समय सैन्य व्यवस्था कैसी थी, लिखिए, इसका ये उत्तर लिखना। मौर्यों के नगर का प्रशासन, ये अभी जो मैंने पढ़ाया वही की वही चीज़ इसमें है। थोड़ी और एक आध बात अलग है, कॉपी में लिखना उसको। हर एक का काम होता था। 6 समितियां हैं, 6ठा का देखिए आप, बिक्री कर व्यवस्था है, तो पहले यही बताया था। अब मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, इनमें ये पद बना रखे हैं। 18 तीर्थ का था, विभाग का था। इनमें पहला आता है मंत्री पुरोहित, दूसरा समाहर्ता, तीसरा सन्निधाता, चौथा सेनापति। अभी पूर्व मैंने चार्ट बताया वही है। 18 पद है कुल। ये चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से लिया गया है और अभी आप एक अलग से चार्ट भी भेजा है आपकी जानकारी के लिए, कॉपी के अंदर पूरा उतारना 18 पदों के बारे में। और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है कोष्टक में। अगली बात आती है गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी। वही बात चल रही है उसी बिंदु पर। जो गुप्तचर बराबर स्थान पर बदलते थे उन्हें संचराया कहा जाता था। यानी एक जगह पर टिक करके गुप्तचर व्यवस्था का सीधे के काम करते थे उसको संस्था, और घूम करके इनकी जानकारी रखने वालों को संचार कहा जाता था। अब आता है न्याय।
मौर्य साम्राज्य में शासक यानी राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, अंतिम निर्णय वही करते थे। न्यायालय मुख्य दो प्रकार के थे, धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन, दो प्रकार के। अब आता है राजस्व प्रशासन, मतलब कर यानी कोष। ये किस प्रकार का था? राजस्व प्रशासन संबंधित प्रमुख अधिकारी समाहर्ता था, इसका नाम समाहर्ता था। राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी सन्निधाता था। अभी हालांकि आपको ये 18 अधिकारी, 18 तीर्थ, 18 ऑब्लिक विभाग की सूची मैंने आपको अभी बताई थी, उसको आप याद करना, कॉपी में लिखना, और वही बात अभी चल रही है। राजस्व प्राप्ति के स्रोत, यानी राजस्व कर कहाँ से आता था, अर्थात पैसा राज्य के पास, राज्य को चलाने के लिए, जनता की भलाई के लिए, सेना के लिए पैसा कहाँ से आता था, पैसों की क्या आने के स्रोत क्या थे, वो चीज़ चल रही है। पहला दुर्ग, फिर राष्ट्र, ब्रिज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि। अब जनोपयोगी कार्य यानी जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करते थे, इसमें जनोपयोगी सेवाएं, सिंचाई, सड़कें, सराय यानी होटलें, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाएं करते थे। अगला प्रश्न आता है, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था इनका? प्रांतीय प्रशासन, मौर्य ने शासन की सुविधा अपने विशाल अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, यानी बड़ा था इसलिए, ताकि शासन व्यवस्था अच्छी चलाई जा सके, अच्छा शासन चलाया जा सके। इनका प्रशासक राजकुमार होता था। राजकुमार मंत्रिपरिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था, और प्रांतों के नाम तथा उनकी राजधानियां हैं। पहला आता है प्रांत और बाद में राजधानी। पहला प्रांत आता है उत्तरापंथ, राजधानी तक्षशिला। दूसरा है अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी। फिर तीसरा है प्राची, राजधानी पाटलिपुत्र। चौथा कलिंग, राजधानी तोसाली। पांचवा दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी। धर्म एवं अन्य कार्य देखने के लिए धर्म महामात्र तथा अमात्य अधिकारी हुआ करते थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था, जो विषय पते के अधीन होते थे। कुछ साहित्य सामग्री हैं, ये मैंने एक अलग से आपको भेजा है, पूरा सारांश एक पन्ने पर। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है ना, जिसमें सैन्य प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन 2 भागों में बांट दिया। फिर उधर केंद्र प्रशासन किसके हाथ में था? मौर्य सम्राट सर्वोच्च शासक हुआ करता था, ठीक है ना। ये आपको कॉपी के अंदर करना है। ये देखिए आप अलग जानकारी, आप प्रांतीय प्रशासन की अलग जानकारी दी है। प्रांत था, प्रांतों के नाम अभी मैंने बोले, वही प्रांत है, राजधानी वही है, और इनका काम दिया है, ठीक है ना। अब अगला आता है जनपद एवं ग्रामीण। जनपद का प्रमुख अधिकारी राजूक कहलाता था, और ग्रामीण स्तरीय अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। जनपद व गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य गोप करते थे। प्रश्न अगला आता है, अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। यानी अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे, किस प्रकार किए थे, उनको आप लिखिए। इसमें आता है, अशोक ने अपने प्रशासन में नए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें निम्नलिखित है मुख्य। पहला आता है राजूक, अभी आपने पढ़ा था, जनपद का प्रमुख अधिकारी। भूमि एवं न्याय से संबंधित अधिकारी अशोक ने इन्हें दंड समता एवं व्यवहार क्षमता स्थापित करने का अधिकार दिया। दूसरा आता है युक्त, यानी इसका काम होता था राजस्व व लेखा से संबंधित छोटे स्तर के अधिकारी नियुक्त किए, जो राजस्व संबंधी समस्याओं का निपटारा करते थे। तीसरा आता है प्रादेशिक, यानी बड़े भूखंडों का प्रशासन करने वाला अधिकारी। अगला आता है चौथा दम महामात्र। इसका काम होता था, अशोक अपने 5वें शिलालेख में दम महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है, और जो धर्म की रक्षा एवं नैतिक सदाचरणों की देखभाल करता था। इनका प्रमुख काम यह होता था। 5वां प्रतिवेदक, इनका काम होता था, 6ठे शिलालेख में वह प्रतिवेद्य की बात करता है, जो जन सामान्य की समस्याओं की सूचना प्रत्येक क्षण सम्राट को देता था। इनके अलावा अशोक ने अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया, जिसका उल्लेख वो 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था, यानी भैरव कोष की जगह धम्म कोष अपनाया था, तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया, तथा ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी स्मरण हो जाए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया, तथा ग्रामीण विकास को भी उन्होंने प्राथमिकता दी। अगला प्रश्न बनता है अपने, गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त वंश प्रारंभ होता है, और गुप्त साम्राज्य स्थापना करने वाले राजाओं के बारे में जानकारी का अपन अध्ययन करेंगे। यानी गुप्त साम्राज्य और उनके
स्थापित करने वाले प्रमुख, शासन करने वाले प्रमुख राज्यों के बारे में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे अगले बिंदु में, ठीक है ना। अब इनमें आता है जैसे गुप्त साम्राज्य है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चलता है। 275 में प्रारंभ होता है, 550 तक। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अंडरलाइन करना इसको। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त प्रथम राजा हुआ था, उसने की थी। गुप्त राज्य में मगध एवं उत्तर पश्चिमी बंगाल तक गंगा नदी के तटीय क्षेत्र हैं, वो इसके अंदर के प्रति सम्मिलित थी। और ये जानकारी विष्णु पुराण और वायु पुराण और भागवत पुराण से हमारे को मिलती है। अब कुछ सहायक सामग्री अभी अशोक वाला प्रांतीय शासन का मैंने आपको रख रहा हूँ। एक महान विजेता, सफल धर्म प्रचारक होने के साथ अशोक एक कुशल प्रशासक भी था। उसने किसी नई शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, बल्कि अशोक ने अपने पितामह यानी दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार कर उसे अपने नीतियों के अनुकूल बनाया। देखिए क्या किया, ये चार्ट आपके सामने रखा है अशोक का जो प्रशासनिक सुधार। इसमें अब देखिए पहला था राजतंत्र पर निरंकुश, अशोक से पूर्व शासन था। केंद्रीय प्रशासन, उसमें सम्राट, मंत्री और अध्यक्ष हुआ करते थे। मंत्री 18, अध्यक्ष 30। प्रांतीय प्रशासन है, उसमें कुल 4 प्रांत थे। गवर्नर और उसके राजकुमार प्रशासक थे जो सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अगला आता है 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति, धर्मायात, अभी जो अपन पढ़ चुके हैं 5 प्रांत का, ठीक है ना। अब जिले का व्यवस्था और नगर की व्यवस्था और ग्रामीण की व्यवस्था, ये एक बार जानकारी हो चुकी है, एक बार फिर भी इस चार्ट के माध्यम से आप पढ़ लेना, कॉपी में उतारना है आपको। अब इसमें टॉपिक में नहीं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दी है कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, अच्छा था, अच्छे राजा हुए थे, तो फिर इसका अंत कैसे हुआ, ये मौर्य साम्राज्य पतन कैसे हुआ, क्यों इसका वंश का नाश हो गया, वो कुछ कारण है इसमें दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना। अगला अपना बिंदु आता है, अपना टॉपिक श्री गुप्त, यानी पहला राजा था जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। श्री गुप्त 275 ईस्वी से 300 वर्ष तक इसका शासन रहा, यानी 25 वर्ष तक इसका रहा। अब इसमें आता है कि प्रभावित गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख आदिराज के रूप में हुआ है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा की उपाधि मतलब श्री गुप्त स्वतंत्र शासक न होकर किसी अन्य शासक के अंतर्गत सामंत थे, इसका अर्थ यह होता है। अगला आता है दूसरा राजा घटोत्कच, ये 300 ईस्वी से 319 यानी 19 वर्ष शासन किया इसने। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच का राज्य मगध के आसपास तक सीमित था। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था, ऐसा माना जाता है। तीसरा राजा आता है चंद्रगुप्त प्रथम, 319 से 335, यानी 16 वर्ष तक शासन किया इसने। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अंडरलाइन करना इसको कॉपी के अंदर, इस प्रश्न बना करके और उत्तर भी लिखना। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि मतलब होता है चंद्रगुप्त प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक था। अंडरलाइन करना, यह किसी अन्य शासक के अधीन नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में गुप्त स्वर्ण 319-320 के नाम से चलाया। प्रश्न आएगा। अगला आता है चंद्रगुप्त 335 से 375। अब इन 35 साल शासन चला है इनका। 75 और 25 वो हो गए 15। अब 40 साल शासन किया है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 में बनता है शासक और 375 शासन किया था। 40 साल तक शासन करता है। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद्र रहता था। प्रयाग प्रसिद्ध के लेखक था कवि हरिश्चंद्र था। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ करवाया था और ये जानकारी उसके सिक्कों से मिलती है जिस पर अश्वमेध यज्ञ पराक्रम लिखा हुआ है। अब ये श्रीगुप्त पहला राजा था, ठीक है ना।
चित्र आपके सामने रखा। दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम यानी तीसरे नंबर, घटोत्कच के बाद इसको वास्तविक राजा इसको माना जाता है, स्वतंत्र राजा। ये श्री गुप्त की पूरी जानकारी आपके सामने रखी। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, उसकी पूरी जानकारी परिचय सहित। फिर समुद्रगुप्त का पूरी परिचय सहित। ये समुद्रगुप्त का चित्र आपके सामने। अगला अपना आता है बिंदु, प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। यानी यह प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख के नाम से भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय, उपलब्धियां, चारित्रिक विशेषता आदि के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को कविराज, संगीतकार, लाख गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान कहा गया है। ऐरण्य अभिलेख में समुद्रगुप्त को पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा है। समुद्रगुप्त से भी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त सारा भारत सम्मिलित था। कितना विशाल साम्राज्य इसके पास था, अर्थात ये श्रेष्ठ राजा था। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की विजय, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यवर्त अर्थात गंगा यमुना द्वाब पर सैनिक अभियान किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को पराजित किया, लेकिन बाद में उसने उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अर्थात ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष यानी शत्रु को मुक्त करना एवं अनुग्रह यानी राज्य को लौटा करके तहत फिर मुक्त कर दिया। अगला बिंदु आता है, समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के 8 विकों को भी परास्त किया। चौथी बात आती है, सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक राज्यों ने भी भयभीत होकर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला बिंदु आता है, स्मिथ ने कहा है समुद्रगुप्त को बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा है। अंडरलाइन कीजिए और प्रश्न ये RS IAS परीक्षाओं में, RPC परीक्षाओं में पूछा जाता है, अर्थात ये भारत का नेपोलियन है, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब अगला बिंदु राजा का नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 ईस्वी से 414 ईस्वी। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से 414 25 10 35 4 39 तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल माना जाता है। यानी इनके समय जो साहित्य और कला की बहुत उन्नति हुई, बहुत विकास हुआ, इनका स्वर्ण काल माना जाता है साहित्य और कला का। किनके राजा के समय काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अंडरलाइन कीजिए इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, उस पराजय के कारण उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसका चित्र अपन आगे देखेंगे। अब पहले प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से समुद्रगुप्त द्वारा लाए गए अशोक स्तंभ खुदी हुई ये प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख है। ये इसमें पूरा लेख लिखा हुआ है, जो इसमें अधिकांश समुद्रगुप्त के संबंधित है, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, ठीक है ना। ये समुद्रगुप्त का चित्र अशोक द्वितीय भी नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त राजवंश राजा था। समुद्रगुप्त भारत का महान शासक था, जिसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। अतः उसके बारे में स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है ना। ये पढ़ लिया, हालांकि इसको एक बार पढ़ लेना आप। अब आता है अगला बिंदु है, यही बात चल रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात चल रही है। यानी उन्होंने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था, और इस नवरत्न में कालिदास, अमर सिंह आदि शामिल थे। ध्यान रखिए, कालिदास इनके शासनकाल में था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन अपनी दूसरी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश के कुबेर नागा तथा कदम वंश की राजकुमारी से विवाह भी किया। महरुली अभिलेख में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम में वहालिक बैक्टीरिया व पूर्व में बंगाल तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। राज्य इनका भी लंबा था। कुमार गुप्त प्रथम राजा बनता है 415 से 455। हवेनसांग जो चीनी यात्री था उसने कुमार गुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। बयाना मुद्रा भांड से कुमार गुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिली हैं। कुमार गुप्त को अपने शासन में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये यहाँ पर थोड़ा सा एक दुख का विषय है। ये जानकारी स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, यानी स्तंभ गुप्त है इसके बाद राजा बनेगा उसके अभिलेख से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गौर से याद कीजिए, इसको लिख भी लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। स्कंद गुप्त राजा बनता है 455 से 467 तक रहता है। स्कंद गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने हुणों के आक्रमण को विफल किया, उनको पराजित किया, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। स्कंद गुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। स्कंद गुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ये नहीं सुदर्शन झील है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनी हुई थी और इनके शासनकाल में इन्होंने इसका पुनरुद्धार कराया था। इसका भी अपन बिंदु बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी कुछ साक्ष्य सामग्री है उसका अपन चित्रण कर लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ये विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा, महान वैश्य कुलोत्पन्न सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वह भारत के महानतम सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। ये इनके चित्र और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपने पढ़ लिया है, फिर भी इनका भी चित्र है। महान संस्कृत में विक्रमादित्य, ये उपाधियां हैं इनकी, और महान शक्तिशाली सम्राट थे। कुमार गुप्त का पूरा परिचय है, पढ़ लेना। स्कंद गुप्त का पूरा परिचय आपके सामने दिया है, पढ़ लेना। फिर इन राजाओं के चित्र सिक्कों के ऊपर, इसको एक बार पढ़ लेना, देख लेना। गुप्त साम्राज्य का मानचित्र आपके सामने रखा है। राजधानी पाटलिपुत्र, भाषाएं इसमें 2 थी, संस्कृत और प्राकृत। धार्मिक इसमें 3 धर्म थे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। शासन पूर्ण राजशाही राजाओं के द्वारा शासन चलता था। और श्रीगुप्त है, ये शासन काल है चंद्रगुप्त का, विष्णुगुप्त का, ठीक है। अब अगला आता है ऐतिहासिक युग, यानी प्राचीन भारत का। गुप्त साम्राज्य ये स्थापित था 275 हो गया, अंत हो गया, और एरिया इनका है 35 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पूर्ववर्ती यानी अनिगम, ये इनके बाद के राजवंशों के बारे में जानकारी है। गुप्त साम्राज्य कौन सा स्थान कहाँ पर था, इसका आपको ये आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी सामग्री रखी है आपके सामने। गुप्त साम्राज्य ये कर्मबाई राजाओं के नाम के वंश का चार्ट आपके सामने रखा है। इसी राजाओं के क्रमवार वंश का चार्ट, इसको आप कॉपी के अंदर पूरा बना लेना, ठीक है ना। प्रारंभ राजा श्रीगुप्त और अंतिम राजा स्कंदगुप्त तक का, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात भी इन राजाओं के नाम के साथ लिखी हुई है। आप इसको कॉपी में चार्ट बना करके इसको लिख लेना, याद भी कर लेना। और विशेष बात भी आपके सामने और एक अलग से चार्ट भेजा गुप्त काल संबंधी, पढ़ लेना, इसको कॉपी में उतारना। कक्षा कार्य 3 प्रश्न है। पहला, मौर्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन टिप्पणी लिखी। दूसरा है अशोक के प्रशासनिक सुधार पर टिप्पणी लिखी। तीसरा है इतिहास में प्रसिद्ध प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखी। गृह कार्य, इसमें भी 3 प्रश्न। पहला, मौर्य प्रशासन प्रांतीय प्रशासन को समझाइए। दूसरा, गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों की संक्षिप्त जानकारी लिखिए। मैंने हर एक राजा का पूरा परिचय चार्ट आपके सामने भेजा है, ठीक से ध्यान करना। हर एक राजा का चित्र दिया है आपको, राजा का चित्र है और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, जीवन परिचय साथ में है, वो इसके अंदर लिखनी है। और प्लस उनके कार्य संक्षिप्त में लिखने हैं। बड़ा प्रश्न है, महान शासक समुद्रगुप्त की विजयों का उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। विजय उपलब्धि दोनों में से, यानी दोनों का अर्थ एक ही है, आप लिखना, ठीक है। इसी के साथ आज का अपना ये जो बिंदु है, ये मौर्य प्रशासन के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, और गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाले, शासन करने वाले प्रमुख जो राजा हुए हैं, उन राजाओं की भी जानकारी आपको अभी अवगत कराई और उसके बारे में अपना अध्ययन किया है। ये वीडियो क्रमांक 2 में आज का
अपना यहीं जो है प्रकरण यहीं पूरा होता है। अगला फिर इससे आगे वाला सूरदर्शन जिले से वीडियो क्रमांक 3 में लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकरण में जो मैंने पढ़ाया आपको सामग्री भी आपको बहुत सारी मैंने भेजी है। आपके भेजने का अर्थ था चित्र भेजे हैं, ये चित्र और बहुत सारी सामग्री भेजने का अर्थ है कि आपका ज्ञान और बढ़े, उस विषय के प्रकरण के बारे में और जानकारी अधिक हो और विषय और अच्छा स्पष्ट हो, अधिक जानकारी ज्ञान बढ़े, विषय अच्छा स्पष्ट हो, विषय आपके सामने सरल हो, इस हेतु आपके सामने भेजिए। इसलिए इसको इनके मैंने जो कक्षा ग्रह कर दिया है, इनके अलावा भी प्रश्न बना करके आप इनमें से कॉपी के अंदर आपको करने हैं। धन्यवाद।